मित्रों नमस्कार। ओशो के संबोधि दिवस की हम सब ओशो के शिष्यों को और संसार के सारे अध्यात्म प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। एक मित्र ने सवाल भेजा है कि आप तो एक मेडिकल डॉक्टर हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ध्यान की, आत्मज्ञान की, समाधि की अवस्था में मनुष्य के मस्तिष्क में क्या होता है, वह अनुभूति कैसे घटित होती है। सबसे पहले तो यह बात समझ लीजिए, हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से हैं जिनको हम बायां और दायां मस्तिष्क कहते हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। जैसे अखरोट देखा है ना आपने, अखरोट में दो हिस्से होते हैं, बीच में से जुड़ा हुआ होता है। करीब करीब हमारे मस्तिष्क की पोजीशन भी वैसी ही है, जिसको हम दिल और दिमाग कहते हैं। याद रखिएगा, मैं एनाटॉमिकल ब्रेन और हार्ट की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो हमारा दिमाग है, अर्थात वहां पर सोच विचार, चिंतन मनन, अध्ययन मनन, ज्ञान, स्मृति का संग्रह, कल्पनाओं का प्रोजेक्शन, योजना बनाना, गुणाभाग करना, विश्लेषण, विज्ञान, तर्क वितर्क इत्यादि, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर के फंक्शन है, जिसको हम सामान्यतः अपना दिमाग कहते हैं। और राइट साइड का जो हेमिस्फीयर है वह हमारा दिल है। हमें महसूस ऐसा होता है कि सीने में है, लेकिन वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है। वस्तुतः है वो हमारा दाहिने तरफ का मस्तिष्क है, जहां पर फीलिंग है, भीतर से संवेदनशीलता है, एक्सपीरियंसिंग है, इमोशंस हैं। लेफ्ट साइड में हमारा अहम भाव है, मुझे लगता है कि मैं कुछ अलग थलग हूं सारे जगत से। राइट साइड में ब्रह्म भाव है, वहां ऐसा नहीं लगता कि मैं हूं, वहां ऐसा लगता है कि सारा अस्तित्व है। लेफ्ट साइड में फिल्टर्ड नॉलेज आती है, बहुत छोटी सी होके, संकीर्ण धारा चेतना की, और उसमें इंडिविजुअलिटी का एहसास होता है, ईगो का पता चलता है। राइट साइड में ईगोलेसनेस है, वहां पर विराट अस्तित्व से जो हमारा जोड़ है उसका एहसास होता है। यह भांति मेडिकल साइंस में भी अनेक वैज्ञानिकों ने प्रूफ की हुई है। मैं अक्सर आपको डॉक्टर टेलर की जीवन की घटना बताता हूं। उनको लेफ्ट ब्रेन में कैपिलरी हिमोरेज हो गया, कोई छोटी सी खून की नली फट गई, लेकिन वो इतनी छोटी थी कि धीरे 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 बेहोशी आई। उसमें कोई 15-20 मिनट लगे। जब लेफ्ट ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, अर्थात चिंतन, विश्लेषण, तर्क, गुणाभाग, कैलकुलेशन इत्यादि, वो वाला फंक्शन बंद हो गया, लेकिन राइट साइड का ब्रेन उनका ठीक था, वह सचेत और जागा हुआ था। तब उन्होंने जो अनुभव किया वह परम आनंद का अनुभव किया। जीवन में ऐसी शांति कभी न जानी थी, और पहली बार उन्हें लगा कि जैसे मैं नहीं हूं, संपूर्ण अस्तित्व है, जिसे उपनिषद के ऋषि कहते हैं अखंड ब्रह्म होने का एहसास। डॉक्टर टेलर ने निर्वाण शब्द सुना हुआ था, कैसे परमानंद की अनुभूति निर्वाण में होती है, तो उन्होंने अपने उस अनुभव को निर्वाण नाम दिया है। कि मुझे राइट हेमिस्फीयर मेरा काम कर रहा था, और वहां से मुझे अपने शरीर का भी एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि शरीर में तो एक सीमा है, आकृति है, रंग रूप है, वो तो सारे जगत से अलग लगता है। वहां से तो ऐसा लग रहा था मैं सब कुछ से जुड़ी हुई हूँ। जब उन्हें ब्रेन हिमोरेज हुई लेफ्ट साइड में, उनको थोड़ा सा चक्कर महसूस हुआ, वो दीवार से हाथ लगा के खड़ी हो गई, और तब उनको लगा कि दीवार और वो एक ही है, अलग अलग नहीं है, पूरा मकान जुड़ा हुआ है। जमीन पे खड़ी हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि पंजे तक मैं हूं, ऐसा लग रहा पूरी जमीन ही मैं हूं, पूरा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल चारों तरफ का मैं ही हूं। ये राइट साइड की फीलिंग थी, ये हृदय का एहसास था। हमारे भीतर ये दोनों एहसास हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क बहुत ज्यादा लेफ्ट ब्रेन की शिक्षा से अतिशय काम करता है, और राइट ब्रेन की शिक्षा तो कहीं है नहीं। कहीं प्रेम नहीं सिखाया जाता, कहीं भाईचारा नहीं सिखाया जाता, बस
बातें भी होती हैं तो उथली उथली बातें होती हैं। फीलिंग और सेंसिटिविटी की कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं होती। काश हृदय की भी शिक्षा हो, केवल बुद्धि की ना हो, तब हमें आत्मज्ञान में जाना बहुत आसान होगा, क्योंकि हम भीतर से अपने आप को फील कर पाएंगे और वो फीलिंग अहंकार के हमें पार ले जाएगी। लेफ्ट ब्रेन विश्लेषण करता है, एनालिसिस। राइट ब्रेन संश्लेषण करता है, सिंथेसिस। इसी को पुरानी भाषा में योग कहते थे। योग का अर्थ है जुड़ना। इससे अपने ही उस विराट रूप से जिसको हम भूल गए हैं। और भूल कैसे गए हैं? लेफ्ट ब्रेन के ओवर एक्टिविटी की वजह से। हम दिन रात इसी में संलग्न रहते हैं। 25-30 साल शिक्षा प्राप्त करते हैं लेफ्ट ब्रेन को मजबूत करने के लिए, स्मृतियों से भरने के लिए। हमारी प्रतियोगिता, एम्बिशन, राजनीति वाली जिंदगी, दूसरों से स्पर्धा, ईर्ष्या, जलन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे अहंकार के, वो जो इंडिविजुअल फीलिंग है हमें अपने की कि ये मैं हूं, इसकी शाखाएं हैं। निश्चित रूप से इनसे अंततः विषाद, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन फलित होता है, हम दुखी होते हैं। राइट साइड में ये सब नहीं है। वहां विश्लेषण नहीं, संश्लेषण है। एक योग का एहसास होता है, जुड़े हुए होने का एहसास होता है। मैं इस जगत से भिन्न नहीं हूं, एक अखंड ब्रह्म की सत्ता है। आपको जानकर हैरानी होगी, 2022 के साल में जिन भौतिकविदों को नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने एक अद्भुत चीज खोजी है। उसका सार है कि लोकलिटी इज नॉट रियलिटी। बड़ी अनूठी बात है। हम तो समझते थे सब चीजें अलग अलग हैं, लोकलाइज्ड है, टूटी फूटी, भिन्न भिन्न, खंड खंड है। तो कह रहे नहीं, अखंड ब्रह्मांड है। द होल यूनिवर्सल कनेक्टिविटी इज देयर। कोई भी चीज अलग नहीं है। करीब पिछले 90 सालों से क्वांटम फिजिक्स की खोजबीनें चल रही हैं। अब जाके भली भांति सिद्ध हो गया कि कुछ भी डिस्कनेक्ट नहीं है, कोई चीज अलग थलग नहीं है। हमारे देश के ऋषि तो सदा से यह बात कहते थे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम जैसी कोई चीज नहीं है, ब्रह्म ही हूं। हर व्यक्ति ब्रह्म है, कण कण में भगवान। करीब करीब इसके ठीक समानांतर बात अब भौतिकविद भी कहने लगे, कण कण जैसी कोई चीज नहीं है अलग थलग, सब कुछ जुड़ा हुआ एक यूनिटी है। जैसे पूरा यूनिवर्स एक बॉडी हो, सब में एक यूनियन है। फिजिक्स वालों ने एक नई थ्योरी निकाली, उसको मजाक मजाक में केओस थ्योरी कहते हैं, अराजकता की थ्योरी। एक साधारण उपमा से समझे तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके बगीचे में फूल के इर्द गिर्द एक तितली मंडरा रही है, पंख फड़फड़ा रही है। इसके पंख फड़फड़ाने से अमेरिका में तूफान आ सकता है। हमें हास्यास्पद लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन केओस थ्योरी के अंतर्गत यह बात भली भांति सिद्ध हो गई है। हम जिनको छोटी घटनाएं कहते हैं और हम जिन्हें बड़ी घटनाएं कहते हैं, वे आपस में जुड़ी हुई हैं, कुछ भिन्न भिन्न नहीं है। ये हो सकता है कि तितली के पंख फड़फड़ाने से हजारों मील दूर आंधी तूफान आ जाए। ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं, ये किसी कवि की कल्पना नहीं है, और भांति भांति से सिद्ध हुआ है। यह करोड़ों मील दूर दो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स हों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहां आप एक पार्टिकल को अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वहां करोड़ों मील दूर दूसरा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और इसमें कोई समय नहीं लगेगा, तुरंत साइमल्टेनियसली। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, जिसका नाम ही जीनियस का पर्यायवाची बन गया है, उसने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया था, और वह क्वांटम फिजिक्स वालों के अगेंस्ट मजाक उड़ाता था। इसको वो कहता था स्पूकी एक्शन, हाउ इट इज पॉसिबल, दिस कैन नॉट हैपन। क्योंकि यहां से वहां तक सूचना पहुंचने में अगर वो तीव्रतम गति से भी गई तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से कोई खबर पहुंचेगी, तब जाके वहां कुछ होगा। यहां से कोई भी तरंग वहां तक पहुंचने में 10 करोड़ मील दूर समय लगेगा।
एक साथ घटना कैसे घटेगी? अल्बर्ट आइंस्टीन की बात भी गलत साबित हो गई। अब भली भांति सिद्ध हो चुका है कि अस्तित्व में चीजें जुड़ी हुई हैं और अरबों खरबों मील दूर हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां अगर हमने एक सब एटॉमिक पार्टिकल को लेफ्ट साइड में ले गए खिसका के, तो वो अरबों मील दूर जो एंटेंगल्ड पार्टिकल है इसकी जोड़ी का, वो तुरंत राइट साइड में उतनी दूर चला जाएगा। ये एक्शन कैसे हुआ? अगर ये दोनों आपस में जुड़े नहीं हैं तो कैसे होगा? ये तो एक सिक्के के दो पहलू जैसे हो गए। लोकलिटी इज नॉट रियलिटी, लेकिन इसका एहसास ध्यान में कैसे होगा? यदि हमारी जीवन ऊर्जा से कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए, थोड़ी देर के लिए हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर सो जाए, डीप रिलैक्सेशन में हो, और राइट हेमिस्फीयर जागा हुआ हो। इस बात को समझना आपको थोड़ा कठिन होगा। इसके पहले मैं थोड़ी सी और भूमिका की बातें बता दूं। उदाहरण के लिए, समुद्र में बहुत सी मछलियां इस प्रकार की होती हैं जिनको बार बार सतह पर आकर सांस लेनी पड़ती है। डॉल्फिन बहुत लंबे लंबे तैरती है, कई बार तो एक एक दो दो तीन तीन दिन तक लगातार तैरती है। फिर वो सोती कब है? क्योंकि बार बार तो ऊपर सांस लेने के लिए आना पड़ेगा, तो नीचे पानी पानी में तो डूबी नहीं रह सकती, तो हर एक मिनट डेढ़ मिनट में एक बार आके सांस लेनी है। डॉल्फिन के ब्रेन के जो दो हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा सो जाता है, एक हिस्सा जागा रहता है। तो तैरती भी रहती है, सारी एक्टिविटी चलती रहती है, सांस भी लेती रहती है, ऊपर भी आती रहती है, फिर नीचे जाती रहती है, अपनी सुरक्षा भी करती रहती है। ठीक यही बात जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं, जो 10-10 12-12 दिन लगातार उड़ते हैं, फिर सोते कब हैं? इस पे बड़ी वैज्ञानिक शोध की गई है और पाया गया है कि पंछियों में भी ब्रेन के जो दो अलग अलग हिस्से हैं, इसमें क्रमशः एक हिस्सा सो जाता है, एक जागा रहता है। तो एक उड़ने में मददगार होगा, क्योंकि वो समुद्रों के ऊपर से उड़ रहे हैं, बीच में कहीं भी बैठने की कोई जगह नहीं है, लंबी यात्रा कर रहे हैं हजारों मील की, 10-12 दिन तक कंटिन्यूअस उड़ना है। तो नींद का क्या होगा? बिना नींद के तो कोई प्राणी स्वस्थ और सकुशल नहीं रह सकता। नींद तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैज्ञानिकों ने पाया है, अब चूंकि इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं, मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो गई है, कि ब्रेन के किस हिस्सा में एक्टिविटी हो रही, किस हिस्सा में नहीं हो रही है, इसकी जांच पड़ताल की जा सकती है। तो पाया गया है कि मछलियों में, अप्रवासी पंछियों में ब्रेन का आधा हिस्सा काम करता है, आधा नहीं करता है, आधा सो लेता है, रेस्ट कर लेता है बारी बारी से, दूसरा हिस्सा सो लेता है, ये वाला काम करता रहता है। आपने कभी ख्याल किया, आप किसी नई जगह गए, आप किसी के घर मेहमान बने या होटल में जाकर रुके, एक दिन आपको अच्छी नींद नहीं आती, कम से कम एक दिन। क्यों? क्योंकि नई जगह है, नया बिस्तर है, नया वातावरण है, कैसे लोग हैं कुछ पता नहीं, हमारा मन संदिग्ध है, तो सुरक्षा का, सेफ्टी का वह इंतजाम करेगा। तो लेफ्ट ब्रेन जो कि विश्लेषक है, तर्कयुक्त है, गुणाभाग वाला है, हिसाब किताब वाला है, वो सतर्क रहेगा, वो पूरा पूरा नहीं सोएगा। राइट ब्रेन सो जाएगा, वहां असुरक्षा का एहसास नहीं होता, क्योंकि वहां तो हम विराट ब्रह्म के साथ एक हैं, वहां कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही मैं हूं इस जहां में, दूसरा कोई नहीं। वहां तो वैसा एहसास है, परमात्मा होने का एहसास। लेकिन लेफ्ट ब्रेन सतर्क हो जाएगा, नई होटल है, नया कमरा है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पक्का नहीं है, कुछ अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी, तो लेफ्ट ब्रेन आपका जागा रहेगा। वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किए हैं, आपको पता ही होगा, बहुत सी स्लीप लैब, नींद की प्रयोगशालाएं दुनिया में काम करती हैं, और उनमें जो काम करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नया नाम पड़ गया है स्लीप साइंटिस्ट। नींद के बारे में बड़ा अनुसंधान चल रहा है। नींद एक बड़ी रहस्यमयी अवस्था है कि नींद में होता क्या है। तो स्लीप लैब में जब किसी व्यक्ति को लाते हैं अध्ययन मनन के लिए, उस पे सारे इलेक्ट्रोड फिट रहते हैं, फंक्शनल एमआरआई
से भी गुजारते हैं, ईईजी भी चल रहा होता है, भांति भांति के परीक्षण चल रहे होते हैं, लेकिन पहली रात जब वो वहां सोता है उसकी नींद बिल्कुल अलग होती है। उसका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव रहता है थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह से नहीं सोता। जरा सी आवाज होगी तो फट से चौंक के उठ जाएगा, जरा सा कुछ खटका हुआ और जाग जाएगा। उसके सपने देखने की टेंडेंसी रोजमर्रा जैसी नहीं होगी, छोटी छोटी चीजों के प्रति वह जागा होगा। एक मच्छर के काटने से जाग जाएगा, सामान्य अवस्था में उसको मच्छर के काटने का पता ना चलता, दूसरे तीसरे दिन उसी लैब में सोते सोते फिर सामान्य उसका सोना हो जाएगा, लेकिन पहले दिन सतर्क है। ब्रेन का एक हिस्सा सतर्क है, इसलिए हम सुबह उठ कर कहेंगे कि आज बहुत गहरी नींद नहीं आई, कोई हिस्सा बीच बीच में जागा हुआ था। ऊपर ऊपर से देखने में लग रहे थे कि हम सोए हैं, आंख बंद हैं, खर्राटे भर रहे हैं, लेकिन भीतर एक सतर्कता मौजूद थी और वह लेफ्ट साइड में थी। क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता कि राइट साइड में हम सतर्क हों और लेफ्ट साइड हमारी सो जाए? यदि हम फियरलेसनेस में हैं, अर्थात रिलैक्स हैं, कोई डर की बात नहीं है, हम स्वीकार भाव में हैं कि जो भी होगा हमें मंजूर है, खुशी खुशी मंजूर है, हम अहोभाव में हैं, हम अपने एकांत कक्ष में ध्यान कर रहे हैं या कहीं खूबसूरत प्राकृतिक जगह में ध्यान कर रहे हैं, हमारा लेफ्ट साइड रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि हम कोई अध्ययन नहीं कर रहे, कोई चिंतन नहीं कर रहे, कोई सोच विचार नहीं करना है, कोई योजना नहीं बनाना है। रिलैक्सेशन की भावना हमारे बाएं मस्तिष्क को स्लीपी स्टेट में ले जाएगी, और क्योंकि हम फीलिंग में जा रहे हैं, हम महसूस करना चाह रहे हैं भीतर से मैं कैसा महसूस करता हूं, या बाहर की चीजें भी, मान लो सुंदर दृश्य देख रहा हूं तो मैं सौंदर्य से अभिभूत हूं, आश्चर्यचकित हूं, विस्मय में हूं, या मेरी आंखें बंद हैं, पंछियों की आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूं। इस सुनने में कोई विश्लेषण नहीं करना है, और इसलिए यह सुनने की घटना फिर राइट साइड से होने लगेगी। लेफ्ट ब्रेन आराम कर रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, विचार बंद हो गए, पंछी की मधुर आवाज सुनने में विचार का कोई काम नहीं है। हम पूरी संवेदनशीलता के साथ सुन रहे हैं, हवा बह रही है वृक्षों से, सरसराहट की आवाज हो रही पत्तियों में, हम सुन रहे हैं। यह श्रवण की घटना और गहरी होती जाए तो धीरे धीरे झिंगुर की आवाज सुनाई देने लगती है, अपनी हृदय की धड़कन सुनाई देने लगती है, सांसों की आवाज, सो हम जैसी आवाज हो रही है धीमी धीमी वो सुनाई देने लगती है। हम और संवेदनशील हो जाएं तो अनाहत नाद सुनाई देने लगता है, क्योंकि निरंतर हमारी चेतना में गूंज रहा है। यह घटना राइट साइड की है, और इसलिए आप पुराने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, ये सब कहते हैं कि ओंकार की ध्वनि को दाहिनी तरफ से सुनना, इस पर विशेष जोर दिया जाता है। हमारा दाहिने तरफ का कान दाएं मस्तिष्क से जुड़ा है, बाएं तरफ का कान बाएं तरफ से जुड़ा है। यदि हम बाएं तरफ से ज्यादा सुनेंगे तो हम सोच विचार में, चिंतन में जाएंगे। अगर हम राइट साइड से सुनेंगे, लेफ्ट को थोड़ा इग्नोर करें, लेफ्ट सो जाए, राइट साइड पे ज्यादा ध्यान दें, तो चाहे पंछी की आवाज हो, चाहे नदी की कलकल हो, हवा की सरसराहट, अनहद नाद का श्रवण, राइट साइड से सुने, और आप पाएंगे आप ज्यादा भावपूर्ण होकर, भक्ति भाव से लीन होकर सुन पाएंगे। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ओंकार परमात्मा का पर्यायवाची है, ये ब्रह्म का नाद है। उसको उस भाव से सुने तो अपने आप राइट साइड में शिफ्ट हो गए, तो निर्विचार अवस्था हो गई, लेकिन संवेदनशीलता और जागरूकता पूरी की पूरी है। इसका मतलब लेफ्ट हेमिस्फीयर विश्राम कर रहा है, सो गया है, राइट हेमिस्फीयर पूरा का पूरा जागा हुआ है। वो जो ऊर्जा लेफ्ट में जाती थी वो भी राइट वाले को मिल गई, तो हमारी संवेदनशीलता सामान्य से अधिक हो गई। ओशो जिसको कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस। अब ध्यान की, समाधि की अवस्था यहां से फलित हो सकती है। तो मेडिकल भाषा में समझें, आत्मज्ञान कैसे होता है।
हमारा साधारण ज्ञान क्या है? हम अपने आप को शरीर समझते हैं, सारे अस्तित्व से भिन्न अपने आप को समझते हैं। एक अहंकार है, रूप, आकृति, शक्ल, सूरत, ज्ञान, प्रोफेशन, अनुभव इत्यादि इत्यादि। मेरा देश, समाज, परिवार, राष्ट्रीयता, भाषा, ये सब लेफ्ट ब्रेन की चीजें हैं। हमारी जो भी आइडेंटिटी है वो लेफ्ट साइड से है। और जैसे जैसे आदमी शिक्षित हो जा रहा है वो ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड होता जा रहा है। अनपढ़ आदमी, ग्रामीण अशिक्षित आदमी, उसमें एक ज्यादा बैलेंस है। और इसलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे देश में जो संत हुए हैं, अगर हम सबकी गिनती करें, उसमें से 99% लोग अशिक्षित ग्रामीण लोग थे। उन्हें ज्यादा आसान था पंछी की आवाज सुनना, नदी के किनारे बैठकर ध्वनि को महसूस करना, हवा की शीतलता और सुबह सुबह चेहरे पर पड़ रही धूप की कुनकुनाहट। दिल से जीना, हृदय पूर्वक जीना, संवेदनशीलता में जीना, ये उनके लिए ज्यादा आसान था। और इसलिए वे अपने अंतरतम में ज्यादा आसानी से प्रविष्ट हो गए और उनको परमात्मा से योग सुगमता से घटित हो गया। सदगुरु ओशो को जो घटना घटी, वो रात को कोई 2 बजे के करीब, सब तरफ सन्नाटा है। जबलपुर में एक बगीचा है जिसका नाम है भंवरताल पार्क। वे वहां पहुंच गए हैं। गेट तो बंद था, ऊपर से छलांग लगा के दीवार के भीतर पहुंचे। सब तरफ हरियाली ही हरियाली, बड़े बड़े वृक्ष। एक वृक्ष उन्हें ऐसा लगा कि जैसे बहुत चमकदार है और अपनी तरफ उनको बुला रहा है। वे वहां पहुंचे, वह मौलसरी का वृक्ष था। उन्हें भाव हुआ इसके नीचे आराम से बैठ जाएं। बैठ गए। फिर क्या हुआ होगा? हवा की ठंडक, झिंगुर की आवाज, हो सकता है कभी कभार कोई पपीहा बीच में पीहू पीहू कह देता हो, बाकी तो सब सन्नाटा था। रिलैक्स होते गए, होते गए, होते गए। शरीर बिल्कुल ढीला छूट गया, निर्विचार अवस्था हो गई, अर्थात लेफ्ट ब्रेन ने विश्राम में डुबकी लगा ली। लेकिन संवेदनशील हैं, आराम से बैठे हुए हैं सुखासन में। राइट ब्रेन पूरा सजग है, संवेदनशील है, श्रवण में लौलीन है, अपनी ही सांस की आवाज भी सुनाई दे रही होगी। और तब अचानक आइडेंटिटी शिफ्ट हुई। इसके पहले तक जो समझ रहे थे कि मैं शरीर हूं, बुद्धि हूं, मन हूं, अहंकार हूं, अचानक शिफ्ट हुआ। वो जो डॉक्टर टेलर को हुआ था एक बीमारी की वजह से, यहां वह स्वेच्छा से अपने आप घटित हुआ। सारे अस्तित्व के साथ एकात्मीयता का बोध। यह विराट ब्रह्मांड और मेरा होना अलग थलग नहीं है, सब एक है। अहम ब्रह्मास्मि। अपने वास्तविक स्वरूप का बोध। हम केवल ऊपर ऊपर से जो हमारी परिधि थी, शरीर रूपी वस्त्र जो हमने धारण किया है, और उसके अंदर मन और स्मृति और बुद्धि रूपी दूसरे वस्त्र की परत है। हम उन दो को ही अभी तक समझ रहे थे कि यही मैं हूं। उन दो परतों के भीतर पहुंचना हुआ और एहसास हुआ कि मैं तो कोई और ही हूं। इसके बाद भी मनुष्य शरीर में रहेंगे, मन का भी उपयोग करेंगे जब जरूरत होगी, लेकिन वह बात तो अब सदा सदा स्मरण रहेगी कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। वह आत्मा, वह परमात्मा, चाहे कहो वह महाशून्य, वह आकाश जैसा विस्तीर्ण होने का अनुभव, जहां सब कुछ अखंड है,
जहां सब कुछ एक है, जहां कोई द्वैत नहीं, कोई द्वंद नहीं, जहां कोई दूसरा नहीं, वह एहसास घटित होता है। और निर्विचार में डूबना, लेफ्ट ब्रेन को सजेशन देना कि तुम सो जाओ, विश्राम करो, और दाहिने तरफ से सुनने का प्रयास करता रहना। विशेष रूप से जो भी ध्वनियां आ रही हैं, प्राकृतिक ध्वनियां, या हल्का सा संगीत लो वॉल्यूम में चला लो, या आपको अनहदनाद का ज्ञान है, अनाहत नाद सुनो। और कोशिश करो फोकस करने की भीतर ही भीतर से राइट साइड में, भीतर से अपने शरीर का अनुभव करो। वह आंतरिक अनुभव बहुत सहयोगी हो जाता है। फिर हम अंतर यात्रा में धीरे धीरे भीतर 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 खिसकते जाते हैं, स्थूल शरीर से भाव शरीर, भाव से सूक्ष्म शरीर, फिर मनस शरीर, उसके बाद आत्म शरीर, ब्रह्म काया और निर्वाण काया तक पहुंच जाते हैं। प्याज की परतें खुलती जाती और अंत में परम सत्य उद्घाटित हो जाता है। एक और बात कहना चाहूंगा जिसका मैं भविष्य में प्रयोग करना चाहता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि दाहिना कान दाहिने मस्तिष्क से जुड़ा है, बायां कान बाएं मस्तिष्क से जुड़ा है। गर्दन के ऊपर के जितने हिस्से हैं हमारे, उसमें सभी चीजें उसी साइड के ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन गर्दन के नीचे का जो पूरा शरीर है, इसमें ठीक विपरीत है। दाहिने हाथ से पैर से आने वाली सूचनाएं लेफ्ट ब्रेन में जाती हैं, एक क्रॉसिंग होती है स्पाइनल कार्ड से आने वाली नर्व्स की। बाएं तरफ से आने वाली सूचनाएं राइट साइड में चली जाती हैं। तो आगे मैं कुछ ऐसा प्रयोग करना चाहता हूं कि मस्तिष्क के लेफ्ट साइड को और आसानी से कैसे रिलैक्स किया जाए और दाहिना सचेत रहे। केवल आंख एक अपवाद है। हमारी आंख में अगर हम एक वर्टिकल लाइन खींचें बीच में से, तो आंख का जो नाक वाला हिस्सा है आधा, उस तरफ की नर्व उल्टी साइड में जाती है, और बाहर वाला जो आधा हिस्सा है, वहां की ऑप्टिक नर्व के फाइबर उसी साइड के ब्रेन में जाते हैं। ठीक ऐसा ही इस तरफ होता है। इसका मतलब दोनों आंखों से दोनों साइड के ब्रेन में कनेक्शन है। मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं, एक ऐसा चश्मा बनाया जाए जिसमें हम आधा आधा काले रंग से पोत दें या काला उसमें कागज चिपका दें। अगर हम चाहते हैं कि केवल राइट साइड में ही हमारी आंख की सूचना पहुंचे ताकि राइट साइड जागी रहे, तो राइट साइड का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको खुला छोड़ देंगे और नाक की तरफ आधे चश्मे को ब्लैक कर देंगे। इसका ठीक उल्टा लेफ्ट साइड में कर देंगे। तो क्या होगा, इस आंख से भी और इस आंख से भी जो ऑप्टिक फाइबर्स राइट साइड में जा रहे हैं, वो उसको जगा के रखेंगे, वहां प्रकाश पहुंचेगा। और लेफ्ट साइड में जो फाइबर्स जा रहे हैं, इस आंख के बाहरी वाले और इस आंख के भीतरी वाले, ये लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, वहां अंधेरा हो जाए। तो लेफ्ट ब्रेन को कोई उत्तेजना, एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी। और आपको पता होगा, जब अंधेरा होता है, हमारे भीतर एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। इसलिए हमको रात को अंधेरे में अच्छी नींद आती है। मेलाटोनिन का सिक्रीशन होता है अंधेरे से। तो मेरी कोशिश ये है कि ऐसा प्रयोग किया जाए कि लेफ्ट साइड के ब्रेन में मेलाटोनिन पहुंचने लगे, वहां अंधेरा हो गया, लेकिन राइट साइड में ना पहुंचे। राइट साइड में अभी भी प्रकाश जा रहा है, वह जागा हुआ रहे। राइट साइड से हम सुनने की कोशिश करें, और गर्दन के नीचे का जो शरीर है, यहां पर ठीक विपरीत करें। बाएं तरफ के हाथ पैर में हम किसी प्रकार की एक हल्की सी उत्तेजना, वो उत्तेजना गर्मी की हो सकती है, हल्का सा बाम या विक्स लगा लें, उससे भी हो सकती है। कोई वाइब्रेशन हो सकते हैं, एक वाइब्रेटर छोटा सा लगा लें, हल्के हल्के कंपन वहां होते रहें।
वहां से सेंसेशन आता रहे, वो राइट साइड में जाएगा। राइट साइड के हाथ में पैर में हम ठंडक पैदा कर दें ताकि लेफ्ट ब्रेन सो जाए, वहां पर कोई सेंसेशन नहीं आ रहा। तो आपने पूछा है मेडिकल डॉक्टर होने के नाते मैं कुछ समझाऊं, तो ये हाइपोथेसिस है मेरी। इस प्रकार हम राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर पाएंगे, लेफ्ट ब्रेन को सुला पाएंगे, और इसमें फिजिकल इंतजाम जो हम करेंगे इसका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं चाहूंगा भविष्य में कि ऐसा प्रयोग किया जाए, और एक बार यह मैं स्वयं पहले अपने ऊपर कर लूं, फिर मैं चाहूंगा यहाँ आश्रम में श्री रजनीश ध्यान मंदिर में जो लोग आएंगे उनके ऊपर भी यह प्रयोग किया जाए। बड़ा आसान है, कठिन चीज कुछ भी नहीं है, और देखते हैं इसका क्या परिणाम आता है। मुझे बहुत आशा है कि खूब सुंदर परिणाम इसका आएगा, और फिर जिन लोगों को ध्यान घटित नहीं होता क्योंकि वो लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटी को बंद ही नहीं कर पाते, उनके लिए भी कुछ इंतजाम आसानी से हो जाएगा कि लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटी बंद हो जाए अर्थात निर्विचार अवस्था बन जाए, राइट ब्रेन जागा रहे अर्थात जागरूकता। ओशो ने ध्यान की परिभाषा बड़े सिंपल शब्द में की है, निर्विचार जागरूकता, थॉटलेस अवेयरनेस। मेडिकल भाषा में मैं कहूंगा लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर की एक्टिविटी कम, राइट ब्रेन हेमिस्फीयर की एक्टिविटी ज्यादा। यह हमको मेडिटेशन में समाधि में ले जाएगा। ओशो के संबोधि दिवस पर पुनः आपको मुबारकबाद देता हूं।